प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को तकनीक और बाजार उपलब्ध कराएगी सरकार। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सामने हुई पेश। शराब घोटाले को लेकर ईडी की कविता से पूछताछ। भाजपा ने कविता समेत आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिजनों और करीबियों पर कसता जांच का शिकंजा। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को किया तलब। भाजपा ने कहा, महत्वाकांक्षा के लिए भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं नीतीश कुमार। देश में H3N2 वायरस की बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार अलर्ट। इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति पर नई दिल्ली में नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को वायरस के बढ़ते प्रभाव के बारे में लिखा पत्र। और अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 289 रन। बेहतरीन शतकीय पारी खेलते हुए शुभमन गिल ने बनाए 128 रन। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी के आधार पर अभी भी 191 रन आगे। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। बजट प्रावधानों पर वेबिनार के सिलसिले में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर अपनी बात विस्तार से रखी और कहा कि छोटे छोटे कारीगरों ने ही भारत की विरासत को सहेज कर रखा है और अब सरकार की बारी है कि उनके विकास के लिए तेजी से काम करे। क्या कुछ खास रहा प्रधानमंत्री के संबोधन में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से बजट के बाद वेबिनार का एक सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और कौशल को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विभिन्न तरह के कारीगर हैं जो अपने कौशल से औजार का उपयोग कर अपना जीवन यापन करते हैं। पीएम विश्वकर्मा का फोकस ऐसे एक बिखरे हुए समुदाय की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। हर विश्वकर्मा साथी को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन और उत्पादों के बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों की सराहना करते हुए कहा कि इसके जरिए करोड़ों युवाओं के स्किल में सुधार हुआ है और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विश्वकर्मा साथियों को बड़ा उद्यमी बनाना है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। हमारा उद्देश्य
आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों की भी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारी नजर सिर्फ स्थानीय बाजार पर ही नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्ता उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत केंद्र सरकार देश के कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देने का काम करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ पारंपरिक कारीगरों जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार और मूर्तिकारों को मिलेगा। इस योजना में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि इसमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक की जानकारी और दक्ष रहित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रोत्साहन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के लिए पहुंच भी सुलभ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर आज प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ की। इस घोटाले में कविता का नाम आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है और एजेंसियां इस मामले में काफी तेजी से काम भी कर रही हैं। घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं, तो वहां कई और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें से कुछ को कविता का करीबी भी बताया जा रहा है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। कविता पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आप नेताओं के साथ मिलकर साउथ की शराब लॉबी को दिल्ली के शराब व्यापार में एंट्री दिलाई। इसके लिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया और दिल्ली सरकार को भी करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाकर निजी फायदा लिया गया। ये मामला राजनीतिक रूप से भी गर्माता जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है और के कविता समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमकर घेरा है। किसके मैसेज में आता है वी नीड्स मनी? अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या हैं? क्या एक्साइज पॉलिसी बनाने में और जब ये पॉलिसी बन रही थी क्या वहां पर विजय नायर मौजूद थे? पैसे का लेन देन किसके माध्यम से होता था और ऐसी क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। न्यायालय कह रहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं और ये जांच एजेंसियों से सहयोग भी नहीं कर रहे। तो पहली बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है और दूसरा, इनके कृत्य ये है कि ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देंगे। बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने के कविता से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। बीआरएस के इस राजनीतिक हथकंडे के लिए न सिर्फ भाजपा ने बल्कि अन्य दलों ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और पूछताछ को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो दिल्ली में शराब की पॉलिसी बनी, इसमें केसीआर के परिवार के लोग शामिल थे, ऐसा हमने 6-8 महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और ये सारे लोग बाहर से आए, दिल्ली में आए, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ में मिलके, मनीष सिसोदिया के साथ में मिलके ओबराय होटल में कई मीटिंग करी और इन्होंने पॉलिसी बनाई और इन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी दिया। वहाँ के कुछ 2 या 3 बड़े जो शराब के ठेकेदार हैं, तथाकथित रूप से जो बहुत करीब हैं वहाँ के मुख्यमंत्री उनके परिवार के,
वही इस धांधली में यहाँ भी लिप्त पाए गए हैं। कोई आदमी अपराधी है नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन सबूतों के आधार पर या इन खबरों के आधार पर इनसे बहुत पहले बातचीत हो जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा और ईडी ने उन्हें 11 मार्च को पेश होने की अनुमति दी, जिसके बाद के कविता पेश हुई। ईडी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता और हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। ईडी पहले ही पिल्लई को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि इस प्रकार की मिलीभगत से दिल्ली की शराब नीति को तैयार किया गया और निजी फायदे के लिए सरकारी नुकसान किया गया। वहीं इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई के बाद अब ईडी की कस्टडी मिल चुकी है और ईडी इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की थी, बल्कि ईडी की कस्टडी की मांग को स्वीकार कर लिया था। अभी तक इस पूरे मामले में जहां कई लोगों की गिरफ्तारियां ईडी और सीबीआई कर चुकी है, तो वहीं लगातार बढ़ती जांच के बाद अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव आज भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। कहा जा रहा है कि निजी कारणों से तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने नहीं आए। भ्रष्टाचार के इस मामले में भी खूब राजनीति देखने को मिल रही है। भाजपा ने लालू परिवार पर घोटाले का आरोप लगाया है, तो वहीं राजद ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू परिवार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीबीआई की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को शनिवार को अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया। हालांकि वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई द्वारा तेजस्वी को भेजा गया ये दूसरा सम्मन है। पहला सम्मन 4 फरवरी को भेजा गया था। डेट स्किप नहीं हो रही है, कंसेंट से होता है। ये हवा की बातें हैं कि डेट स्किप होता। आज तक बताइए, जब बुलाया तब गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जांच को अब राजनीतिक रंग भी दिया जाने लगा है। जेडीयू भी लालू परिवार के बचाव में कूद पड़ी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी की जांच को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नीतीश से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी के खिलाफ पहले जांच की मांग नहीं की थी। उनका तो एक ही नारा था लालू यादव जी का, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। तो हर किसी ने अपना अपना मॉडल देश में निकाल रखा था भ्रष्टाचार करने का। आज जब कार्रवाई हो रही है तो चोर चोर मुसेरे भाई कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी एक साथ होने की बात कर रहे हैं। ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन की ओर जाने की बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की टीम राबड़ी देवी और लालू यादव से पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों समेत 16 आरोपियों को अदालत में पेश होना है। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लाट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीन ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में बढ़ते H3N2 वायरस के मामले के बाद केंद्र सरकार सतर्क है और इस सिलसिले में केंद्र ने राज्यों को सलाह जारी कर एहतियात बरतने और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। राज्यों से दवाओं
मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण और अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किया गया है। देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय बारीकी से नजर रख रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग ने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों और संगठनों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण SARI के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की एकीकृत निगरानी के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण जैसी अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किया गया है। केंद्र ने H3N2 के मामलों में वृद्धि के बीच कोविड-19 संक्रमण दर में क्रमिक बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना के नए मामलों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जांच, इलाज और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किए जाने की जरूरत है। भूषण ने पत्र में कहा है कि इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना जरूरी है। मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर केंद्र के निर्देश पर राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। मरीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उनको उचित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। बहुत चिंताનો વિષય નથી, પરંતુ ત્રીજા પ્રકારનો કે જે ફેફસા સુધી જેનું સંક્રમણ પહોંચે જે વાયરસનું, એમાં પણ સરકાર ખૂબ चिंता करी। पंजाब में अभी तक भगवान की कृपा है, हरियाणा में एक डेथ हुई है। पंजाब में कोई केस भी नहीं हुआ मार्च में, तो फरवरी में यहाँ हमारी एक डेथ हुई थी। तो हम उसकी जो भी प्रिकॉशन है, जहाँ भी होता है वहाँ पे हम अलर्ट करके तो वहाँ उसकी टेस्टिंग करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। मतलब आई पुट द एंटायर मशीनरी ऑन हाई अलर्ट। मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर डॉक्टरों ने भी लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ये बहुत अनयूजुअल नहीं है इस सीजन में वायरल इन्फेक्शन होना। क्या अनयूजुअल है इस बार कि हमें कोविड जो 2 साल हमारे निकले हैं, हम लोग एक्सपोज नहीं थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे इन्फ्लुएंजा से, तो आपकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई। इसकी वजह से जो सडन आउटब्रेक हुआ है H3N2 जो एक वायरस है, ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है। ये देश में प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के बीच मौसमी फ्लू के संक्रमण की संख्या बढ़ जाती है। मार्च के अंत तक मौसमी फ्लू के मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा जारी परामर्श का पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। एक तरफ जहां बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, धारवाड़ में IIT, हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और फिर से बने होसपेटे स्टेशन का लोकार्पण होगा, तो वहीं मैसूरू खुशाल नगर 4 लेन राजमार्ग, धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। कर्नाटक के विकास को एक बार फिर से गति मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांड्या और हुबली धारवाड़ में रविवार को लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मांड्या में पीएम मोदी बुनियादी ढांचे की परियोजना के तहत बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके खुलने से लोग 3 घंटे के बजाय 75 मिनट में ही बेंगलुरु से मैसूर आ जा सकेंगे। 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,480 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हम एक्सप्रेसवे से पास हो रहे हैं तो करीब 15-20 मिनट में यहाँ से पास हो जाते हैं और इधर रामनगरम सिटी में जाने के लिए भी हाईवे की तरफ से एक छोटा बाईपास दिया गया है, जहाँ से लोग जाने वाले लोग रामनगरम जा सकते हैं और मैसूर जाने वाली ट्रैफिक जो है सीधे इस सड़क से आगे बढ़ सकती है। वहीं पीएम मोदी 92 किलोमीटर लंबी मैसूर खुशाल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे 4,130 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से मैसूर और खुशाल नगर के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड तो खाली 52 किलोमीटर का बाईपास किया है हमने और 8 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे किया है। हुबली धारवाड़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करेंगे।
साथ ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होसपेटे हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनका ये मानना है कि जो कनेक्टिविटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक की है, कुंजी है भारत को एक इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से फ्लैग ऑफ भी करेंगे। एक बम्बई की तरफ जाएगी और दूसरी सिकंदराबाद की तरफ जाएगी। अभी ये ट्रेन डीजल लोको से चलती हैं और अब से कल के आगे फिर ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री IIT धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस संस्थान की 2019 में आधारशिला रखी थी। इसे 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हैविंग ए परमानेंट कैंपस जो है उसका अपना ही जो है, हम तो एक ऐसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। परमानेंट कैंपस में कुछ फीचर्स है, दैट इज इको फ्रेंडली फीचर्स है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड इवन जो है दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज थ्रू फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से वी आर ट्राइंग टू that is achieve that is water and energy sustainability। इन परियोजनाओं के शुरू होने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हुबली वाले हैं, सो अभी तक जो प्लेटफॉर्म का जो रिनोवेशन में देख रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द ट्रेमेंडस एक्चुअली, बिकॉज वर्ल्ड लेंथीएस्ट प्लेटफॉर्म इन हुबली। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। रेलवे का बहुत इम्प्रूव होगा, इसके वजह से हुबली का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। डेवलप भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। रेलवे ना ओनली रेलवे में एक ही नहीं है, टोटल पूरा इंडिया में क्या होना है वो सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुबली के शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें स्मार्ट रोड्स होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और स्मार्ट मार्केट्स रहेंगे, उद्यान रहेंगे, लेक डेवलपमेंट वर्क्स है, ग्रीन कॉरिडोर के वर्क्स है। ये तो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ हुबली धारवाड़ हुबली सिटी के जो लोग हैं उनको क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए बहुत अच्छा ये योगदान है। प्रधानमंत्री के दौरे से हुबली धारवाड़ इलाके में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, तो वहीं स्मार्ट सिटी की अलग अलग योजनाओं के शुरू होने से लोगों का जीवन सुविधाजनक होगा। मांड्या से आयशा खानम और हुबली से नंदिता डागर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी में कुछ युवाओं ने अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए खास पहल की है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर एक स्वच्छता एवं जन सेवा समिति का गठन किया और आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान में जुट गए। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पहल को सराहना की और इसे प्रेरणादायी बताया। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को
पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इन युवाओं ने न केवल अपने गांव बल्कि भिवानी शहर की भी सफाई का बीड़ा उठाया है। एक छोटे से गांव के युवाओं की स्वच्छता एवं जन सेवा समिति ने इलाके से बड़े पैमाने पर कूड़ा उठाकर स्वच्छता की मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इनके काम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा मान सम्मान देश में बढ़ाया है, उससे हम प्रेरणा लेकर और भी आगे उत्साह के साथ इस सफाई अभियान को और भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से प्रोत्साहन मिलने से ये सभी युवा खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। गांव दुल्हेड़ी के युवा साथियों द्वारा ये जो एक छोटा सा कारवां, छोटी सी शुरुआत करके बड़ा कारवां जो स्थापित किया गया, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में इसका गुणगान किया गया, हमारे युवाओं का हौसला बहुत अप हुआ है। ये दिन प्रतिदिन दिन रात कुछ नहीं देखते और जब भी कोई काम होता है, कोई सामूहिक काम है, तो ये सारी टीम एक आवाज में इकट्ठी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे छोटे से गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जो गुणगान किया है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी इन युवाओं की तारीफ करते नहीं थकते। हमारा दुल्हेड़ी गांव के नौजवान हैं और वे शहर में जाकर रातों रात सफाई करते हैं। 4 बजे उनकी सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है और 2-3 घंटे वे जम के सफाई करते हैं। उनकी सफाई में एक आत्मीय स्वभाव के गुण होते हैं, वे गुण देखने को मिले कि इस प्रकार से लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान के प्रति दुल्हेड़ी के युवाओं की प्रतिबद्धता देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए मिसाल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आइए आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अप्रैल में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार के 133वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को महिला और राष्ट्र निर्माण 157 से गणतंत्र तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा है कि हमने 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। पुलिस प्रशासन से भी आने वाले चुनाव पर बात की गई। कर्नाटक में 2011 के सेंसस के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 6.1 करोड़ है। 224 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2.62 करोड़ पुरुष और इसके आसपास ही महिला वोटर हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों ने मथवाड़ क्षेत्र के चरंगल गांव में 5 ग्रेनेड बरामद किए हैं। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिहरी जिले के पास बागवान के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग लगने से वन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। पंजाब में शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर संगरूर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने बताया, हमने अपनी प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दी है। हम अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं। हमारी मांग है कि हमें नियुक्ति पत्र मिले और जल्द स्कूल भेजा जाए। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने शनिवार को घोषणा की कि इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह सीपी गुरनानी के इस साल 19 दिसंबर को रिटायर होने के बाद यह पदभार संभालेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।